हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 फिजिक्स में चैप्टर 2 आपका है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम आइडिया लेंगे कि क्या क्या है आपके एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें कैसे इसको हम समझ सकते हैं। जनरली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। वो कुछ फिजिकल कंडीशंस है जिसकी वजह से चेंज होता है। अब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो आप कहीं आग लगी हुई है, ठीक है, और आप उसके ऊपर से देखते हो, तो आपको नीचे की चीज़ें जो हैं, जो आग के कांटेक्ट में होगी या उसके आसपास होगी, इवन हवा मतलब एयर भी, वो थोड़ा वेवरिंग करता हुआ नज़र आता होगा, कुछ हिलता हुआ नज़र आता होगा। तो वो हिलना क्या, वो ऑब्जेक्ट थोड़े हिल रहा है। एक्चुअली में जब आप देख रहे हैं ना, तो वो लाइट की पोजीशन चेंज हो रही है, लाइट कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो उसकी लाइट की कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन की वजह से हमें चीज़ें जो है वेवर करती हुई नज़र आती हैं, हिलती डुलती नज़र आती हैं। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें जो हुई, आपकी मीडियम क्या थी देखने की? एयर, एटमॉस्फेयर। तो वहाँ रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, कार में हो या बस में हो, तो सनलाइट में जब काफ़ी तेज़ धूप हो तो आपको दूर की चीज़ें भी वेवर करती हुई नज़र आएंगी। तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ की हिल नहीं रही, वो भी वेवर कर रही है। तो ये भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से स्टार हमारे इतने दूर हैं और रात में हम देखते हैं तो वो टिंकल करते हुए नज़र आते हैं, तो ये भी हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। तो स्टार आपका डांस नहीं कर रहा वहाँ पे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से लाइट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसकी वजह से वो वेवर करता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो जब दूर की चीज़ें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वेवर करती हुई दिखती है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नाम दे देते हैं। प्लैनेट आपका ट्विंकल नहीं करता है, इसकी वजह क्या है कि प्लैनेट काफ़ी दूर नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है वहाँ से, तो उसकी साइज इतनी बड़ी है कि जो रिफ्रैक्टेड रे आ रही है वो सारा हमारा कन्वर्ज होकर के उसकी नल इफेक्ट बना देता है उसका। ठीक है, तो अगर हम प्लैनेटरी सिस्टम में जाएं या सोलर सिस्टम में जाएं, तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं और जो खुद अपनी लाइट एमिट कर रही हैं, तो स्टार को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो क्योंकि वो काफ़ी दूर है। तो वहाँ से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से वो ट्विंकल करती हुई नज़र आती है, जबकि प्लैनेट का अपना कोई लाइट है नहीं। ठीक, उसमें किसी और का लाइट अगर आया भी तो उसको वो नलीफाई हो जाता है, उसकी साइज़ बड़ी है। और साइज़ इसलिए बड़ी हो जाती है स्टार के कंपेयर में कि हम वो हमारे पास है। यही प्लैनेट अगर काफ़ी दूर चल जाए तो इसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ कर करके हमें ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझना है। रिफ्रैक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट था वो क्या था आपका? जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए दो मीडियम की ज़रूरत चाहिए अगर रिफ्रैक्शन समझना है। तो जब लाइट एक ही मीडियम में चलेगी तो सीधी लाइन में चलेगी, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम। ठीक है, और जैसे ही उसको दूसरा मीडियम मिलेगा, वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो उसकी स्पीड या तो घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। तो स्पीड घटेगी कब? जब वो डेंसर मीडियम एंटर करेगा, और बढ़ेगी कब? जब वो रेयर मीडियम में एंटर करेगा, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसमें जो एक पैरामीटर है समझने के लिए मीडियम के लिए, वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने डिफाइन किया था म्यू इज इक्वल टू C/V। तो जनरली ये देखी गई है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइटर मीडियम, है ना, ये आपका लेस देन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, जैसे एयर का ले लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आपका जनरली हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर लिया जाए तो ये क्या होता है 4/3।
तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 1.33 हो जाता है। ग्लास का देखें तो वो हो जाता है आपका 3/2, 1.5, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी, लेस म्यू, हायर द स्पीड ऑफ लाइट, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसा मैंने बोला था कि आज पहला एग्जांपल दिया था आपको फायर का। तो अगर कहीं फायर हो रहा है तो आप देखेंगे कि उसके आसपास, मान लीजिए ये फायर है ना, तो यहाँ पर क्या आपका हॉट एयर है, ये क्या आपका हॉट एयर, और जब आप दूर से देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आपका कोल्ड एयर है। तो एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, हॉट एयर हल्की होती है, लाइटर होता है ना, और ये क्या होता है आपका डेंस होगा। ठीक है, तो हॉट एयर हल्की होने की वजह से इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोल्ड एयर और नॉर्मल एयर। ठीक है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और आपने पहले पढ़ा होगा कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है, ठंडी हवा नीचे आ जाती है। मतलब एक तो डेंस हो गया, प्लस इसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी तो ये नीचे आएगा लाइट, और हॉट एयर से लाइट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, हॉट एयर ऊपर जाने लगेगा, कोल्ड एयर नीचे आने लगेगा। तो यहाँ पर क्या है ना, यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि अर्थ की जो ये फिजिकल कंडीशन है, द फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ये प्रोसेस होता रहेगा, ये प्रोसेस भी नीचे आता रहेगा। ये तब तक होगा जब तक कि आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाए। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब दोनों की टेम्परेचर जब तक सेम नहीं हो जाए तब तक ऐसा होता रहेगा। और अगर ये, तो यही आपका फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ है। अर्थ पे भी आपका डिफरेंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो कहीं से लाइट अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर रही है तो वो जनरली हम ये मानेंगे कि उसके डिफरेंट टेम्परेचर लेयर से वो क्रॉस होता हुआ रहा है। कभी उसको हॉट टू कोल्ड जाना हो रहा होगा, कभी कोल्ड टू हॉट जाना हो रहा होगा। तो 10th स्टैंडर्ड पे मैं एक लेयर को तो अभी डिफाइन नहीं कर सकता, और वो मेरा ब्रांच भी नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही वर्ड है जो इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकता है, और वो है आपका फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ। तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से अर्थ की फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है। तो अर्थ के फिजिकल कंडीशन को चेंज होने का मतलब हो गया कि इसमें टेम्परेचर वेरिएशन है, और जैसे टेम्परेचर वेरिएशन होगा इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर रिफ्रैक्शन, जो लाइट की रिफ्रैक्शन होगी उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होगी। तो कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज होने की वजह से अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं और उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इससे वो ऑब्जेक्ट जो है आपका वेवर करता हुआ नज़र आएगा, है ना। तो अर्थ पे ही हम देखेंगे तो वो वेवर करता हुआ नज़र आ रहा है, हिलता डुलता नज़र आ रहा है। यही कंसेप्ट आपका जब स्टार से अर्थ पे लाइट आता है तब भी यही कंसेप्ट लगती है हमारी। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको स्टार ट्विंकल करता हुआ नज़र आता है। मेन कंडीशन यही है कि स्टार से लाइट जब ट्रैवल करके आई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंट करेगी, तो उसमें फिजिकल कंडीशन वेरी कर रही है, टेम्परेचर वेरी हो रहा है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से आप ये मान लीजिए कि हम एक रेंज ले लें, अगर हमारे अर्थ के सरफेस से फ्यू किलोमीटर एबव चले जाएं, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे लेयर हैं, तो उतने सारे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसमें लीजिए कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन हो रहा है, कहीं वो डेंसर से लेयर जा रहा है, रेयर जा रहा है, कहीं रेयर से डेंसर जा रहा है, ऊपर में ही फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। मतलब डेंसिटी, टेम्परेचर कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। जो आज है वो कल चेंज हो सकता है, इवन 4 घंटे बाद चेंज हो जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्मिटी की बात करें थोड़ी थोड़ी, तो अर्थ के ग्राउंड से लेके अर्थ का जो मेन है, आपका मेन एटमॉस्फेयर फ्यू किलोमीटर्स ऊपर जाएं, तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे, जब वहाँ से एक, मतलब मैं अब रिफ्रैक्शन कहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर के लोअर रीजन से फ्यू किलोमीटर है ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं। तो वहाँ से जब मेन हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ से
अर्थ के ग्राउंड की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज करने का मतलब हम डेंसर मीडियम एंटर करते चले जा रहे हैं। तो लाइट जब उधर से आएगी तो वो डेंसर मीडियम एंटर करते हुए आएगी, हमारी आंखों की तरफ आएगी, और अब जब आएगी भी तो इसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होगी, क्योंकि फिजिकल कंडीशन एक जैसा है नहीं। तो इस वजह से हमारी जब रिफ्रैक्टेड रे आ रही है तो इमेज दिखा रहा है हमें। इमेज आपका कहाँ पर है? स्टार है। तो जब हम इमेज को देख रहे हैं, स्टार को देख रहे हैं, और ये पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना, तो कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से स्टार वहाँ पे व्यवहार करेगा रिफ्रैक्शन की वजह से। व्यवहार मतलब वो ट्विंकल करने लगा, चमकने लगा, तो हम कहते हैं आ स्टार इज ट्विंकलिंग। ठीक है ना, यही पोजीशन है। तो आपके बुक में एक डायग्राम प्रॉपर मिला होगा है, उसमें देख सकते हैं कि स्टार की जो एक्चुअल पाथ होगी, जैसे मैं अगर यहीं पर समझाना चाहूँ आपको, तो मान लो ये स्टार है आपका, है ना, कि ये कोई स्टार है, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है, अर्थ है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन हो गई। अब यहाँ से हम अर्थ की तरफ आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम वैल्यू बोल रहे हैं कि ये इंक्रीज़ कर रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग, दिस वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट आनी चाहिए वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता हुआ हमारे यहाँ पे कोई पर्सन है खड़ा है तो इसको दिखेगा, है ना, तो लाइट तो देखेगा तो सीधा ही देखेगा ना। तो जब वो सीधा देखेगा तो उसको ये रे जो है, ये सारी रे जो रिफ्रैक्ट हो रही है, ये आपको ऐसे यहाँ आते हुए दिखाई देगी, है ना। तो ये आपका जो है, ये आपका एक्चुअल है, ये एक्चुअल पोजीशन हो गई, और ये आपका हो गया अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, दिस इज अपरेंट पोजीशन। ठीक है, तो स्टार जो है आपको थोड़ी ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, एक्चुअल पोजीशन थोड़ी ऊपर होती है। इसी फेनोमेना को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये जो पोजीशन आपको दिख रही है अपरेंट पोजीशन, ये भी यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है कंटिन्यूअस। क्यों? ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा यहाँ से यहाँ तक बीच में, ये एटमॉस्फेयर जो है, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो हमें दिख रही है ना, एटलीस्ट इस रीजन में, तो ये कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से मतलब टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब चीज़ें या फिजिकल कंडीशन जो है बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। तो फ्रीक्वेंटली चेंज होने की वजह से जो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिफ्रैक्शन हो रही है, ये चीज़ें कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना, ये कंटिन्यूअसली इसकी पोजीशन चेंज होगी, चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी फिजिकल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर, डेंसिटी चेंज होने से। तो ये जो अपरेंट पोजीशन है, ये यहाँ पे हमें वेवर करता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हमारा सारे कंसेप्ट में लगता है। उसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि जैसे सन भी हमारा स्टार है, तो जब हम कहते हैं सनराइज़ हो गई, तो हम देख रहे हैं ना सन को, तो इसका मतलब हम सन को जब देख रहे हैं तो वो रिफ्रैक्शन के थ्रू ही देखना पॉसिबल है। तो सन से लाइट रिफ्रैक्ट, सनराइज़ के टाइम सन से लाइट रिफ्रैक्ट होकर हमारे आँखों पे आ रही है, तो जो हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, फिजिकल कंडीशन कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। इसका मतलब जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल पोजीशन सन का नहीं है, मतलब एक्चुअल पोजीशन ऑलरेडी कहीं नीचे होगी, मतलब सनराइज़ हो चुका है ना। तो सनराइज़ में डिले होती है, इसी वजह से हम कहते हैं सनराइज़ में डिले हो रही है। ठीक है, उसी तरह से, और ये डिले जनरली एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि 2 मिनट का डिले है। उसी तरह से अगर मैं सनसेट की भी बात करूं, है ना, तो सनसेट होने के बाद भी सन मुझे दिखाई देता है, बिल्कुल एक रेड जायंट की तरह दिखाई देगा। अंधेरा हो गया है लेकिन आकाश में सन फिर भी दिख रही है, बिल्कुल डिम लाइट हो चुकी है। तो इसका मतलब वो सन सेट हो चुका है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से मुझे अभी भी दिख रही है ना। तो सनसेट हो चुका है लेकिन हमें दिख रहा है, मतलब थोड़ा और टाइम लेगा डिले होने, डूबने में, सन के सनसेट, एक्चुअल सनसेट होने में, तो उसमें भी 2 मिनट का टाइम लगता है हमारे फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ की वजह से। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ अ टोटल डिले ऑफ 4 मिनट इन सनराइज एंड सनसेट, मतलब सनराइज में 2 मिनट का डिले हो गया, सनसेट में भी 2 मिनट का डिले हो गया, तो टोटल आपका 4 मिनट का डिले हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है,
तो यही हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन था। इससे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें काम की चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर कर लें। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें ज़्यादा बेटर है, और फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं आपके रेफरेंस बुक में वो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसी के बाद अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Scattering of light. Scattering of light. देखिए सिंपल से अगर मैं बात करूं तो आपको स्काई बिल्कुल ब्लू दिखता है ना। स्काई का ब्लू कलर दिखने का मतलब हो गया कि कोई चीज़ है जो ब्लू, मान लो कि कोई आपके रूम में ही ब्लू कलर को कोई ऐसे ऊपर हवा में फेंक दिया जाए तो आपको सारा चीज़ ब्लू ब्लू नज़र आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर ने ब्लू कलर को फैला दिया, तो स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। तो स्काई ब्लू इसलिए दिख रही है क्योंकि जनरली देखो स्पेस तो ब्लैक है, पूरा स्पेस ब्लैक है, लेकिन अर्थ एटमॉस्फेयर में लाइट जब इंटर करती है तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, उस वाटर ड्रॉपलेट से टकराने के बाद लाइट की डिस्पर्सन होगी, 7 कलर आएगा। अब उस 7 कलर्स में जो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो वहीं पे फैल जाती है। तो आप देखें कि इस स्पेक्ट्रम में ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो वो वहीं पे फैल जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो हॉरिजन स्काई है वो ब्लू कलर में दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये कह लीजिए कि जब लाइट हमारी स्मॉल वाटर ड्रॉप से टकराती है या कुछ एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे जिससे टकराने के बाद लाइट का डिस्पर्शन हुआ और उसमें लो वेवलेंथ जो है वो स्कैटर कर जाता है, हाई वेवलेंथ उससे हाई वेवलेंथ नीचे हमारी इंटर कर जाती है ना, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगी, बाकी वहीं पे स्कैटर कर जाएंगे, मतलब लो वेवलेंथ स्कैटर कर जाएगा, और यही फिनोमेना हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ठीक है, समझ में आया। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब सिंपल किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ, मतलब स्पेशली लो वेवलेंथ ऑफ लाइट का फैल जाना, यही हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। अब हम पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ये क्या होता है? देखिए ध्यान से सुनना। अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल, जिसको हम माइन्यूट पार्टिकल्स भी कहते हैं, उसका एक ह्यूज कलेक्शन है। ठीक है, जिसमें उस छोटे छोटे पार्टिकल में आपका स्मोक हो सकता है, मतलब धुआं है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, डस्ट हैं और एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें का एक कलेक्शन है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब फिजिकल कंडीशन वेरी कर रही है, डेंसिटी वेरी कर रही है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है। अब इसके बाद व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच फाइन पार्टिकल, अब इस छोटे छोटे जो माइन्यूट साइज पार्टिकल हैं, इससे जब आपकी लाइट टकराएगी किसी भी चीज़ से, तो जो लाइट की बीम है ना वो दिखने लग जाती है। ठीक है, टकराने के बाद कोलिजन की वजह से। ठीक है, द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, स्मोक हैं, उन सब से जब लाइट टकराएगी तो वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, लाइट हमें दिखने लग जाती है और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है, और इस तरह से लाइट हमारे पास पहुँच जाती है। ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल दस गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। दिस फेनोमेना इज सीन
व्हेन ए फाइन बीम ऑफ सनलाइट इंटर्स ए स्मोक फिल्ड रूम थ्रू ए स्मॉल होम। अगर मान लीजिए आपको इसको लैब में एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एक ऐसा रूम लीजिए जो सब तरफ से बंद हो, उसमें एक छोटा सा होल हो और इसमें धुआं है। तो जब लाइट उस स्मॉल होल से इंटर करेगी तो आपको ये टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। टिंडल इफेक्ट आपको एक घने जंगल में भी देखने को मिल सकता है। टिंडल इफेक्ट बेसिकली है क्या कि लाइट का आपके तरफ पहुंच जाना आफ्टर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना। आपको लग रहा है कि यहाँ लाइट नहीं होगा, अंधेरा है, लेकिन आपको लाइट दिख जा रही है स्कैटरिंग की वजह से। यही आपका टिंडल इफेक्ट है। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। अब जो पार्टिकल की जो साइज़ होती है ना, उसी पे आपका टिंडल इफेक्ट बेस्ड होता है और उसी के हिसाब से स्कैटरिंग और पैरामीटर भी डिफाइन होती है, जिसके बारे में डिटेल में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, बस ये जानना है कि हाँ ये फैक्टर्स हैं। जितने भी पार्टिकल, जितने छोटे से छोटे पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो वाटर ड्रॉपलेट्स हो, चाहे वो आपका डस्ट पार्टिकल हो, चाहे वो एयर का मॉलिक्यूल हो, उनसे जब लाइट टकराती है तो एक पार्ट तो लाइट को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दे देता है और उसमें जो लो वेवलेंथ की लाइट है वो वहीं पे फैल जाती है ना। तो खास करके जितनी इस मिनट साइज पार्टिकल होगी उससे टकराने के बाद एक फिनोमेना ये भी है कि लाइट का, ब्लू लाइट का फैल जाना, बिकॉज उसकी वेवलेंथ कम होती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसी की वजह से हमारा स्काई भी ब्लू कलर में है ना। तो आप ये कह सकते हैं द कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। If the size of scattering particle is large enough, then scattering of light may even appear white. अगर स्कैटरिंग पार्टिकल, अगर जो कोलाइडिंग पार्टिकल है वो उसकी साइज़ बड़ी है तो जो वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं ना, वो फिर वो डिस्पर्स नहीं होंगे, तो फिर वेवलेंथ हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा इधर उधर। तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर हमारा वो रीजन जो है जनरली वाइट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको ये सब समझ में आ गया कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होती है उसमें डेंजर शो करने के लिए रेड लाइट क्यों यूज़ किया जाता है। रेड लाइट क्या होता है कि वो स्कैटर नहीं करती, बहुत कम, लीस्ट स्कैटर करती, तो बिकॉज उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो स्कैटर मोस्ट सबसे ज़्यादा कौन सी रे, किस कलर की लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगी, तो आंसर होगा ब्लू वायलेट। ठीक है, रेड कलर सबसे कम स्कैटर करेगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये दूर तक जाएगी, दूर से हमें दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए इसको हम डेंजर सिग्नल वगैरह में यूज़ करते हैं रेड लाइट को। अब आप, दूसरा टॉपिक है हमारा कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज के टाइम सन की कलर क्या होती है, सनसेट के टाइम सन की कलर क्या होती है। आपने इसको देखा भी होगा और नोटिस भी किया होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ा रेडिश होता है ना, सनराइज या सनसेट के टाइम में। ठीक है, और ये सब किसकी वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इन सब के लिए देखिए, एटमॉस्फेरिक रेडिएशन में मैंने बताया कि सबसे मेजर रोल क्या प्ले करता है आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर। उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं जिसकी फिजिकल कंडीशन कंटिन्यूसली चेंज होती है। फिजिकल कंडीशन चेंज होने का मतलब हो गया उसका डेंसिटी, टेम्परेचर चेंज होना है। और लाइट के टर्म में अगर डेंसिटी, टेम्परेचर चेंज हो रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था हॉट एयर और कोल्ड एयर की वजह से, जिसकी वजह से हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होगी, है ना। और फिर हमें जो माइन्यूट साइज पार्टिकल्स हैं या फिर जो बहुत दूर बड़ी बड़ी पार्टिकल्स जैसे सन, स्टार्स काफ़ी दूर हैं, तो वो हमें वेवर करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। अब आपकी ये क्लास चैप्टर 2 कंप्लीट हो गई है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, क्वेश्चन आंसर करें, सबका आंसर लगभग मिलता जुलता है आपको समझ में आ जाएगा, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जितने भी छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, वो आपको इस टॉपिक से करने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।